हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो है वो एक सब्सटेंटिव और एक ऑब्जेक्टिव लॉ है और इससे सिर्फ और सिर्फ सिविल राइट्स के जो डैमेजेस है ना उन्हीं को ट्रीट किया जाता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सिर्फ और सिर्फ सिविल राइट्स के डैमेजेस के ऊपर लागू होता है, क्रिमिनल जो डैमेजेस होते हैं उनके ऊपर नहीं होता। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है इक्विटी से, इक्वालिटी से होता है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जितने भी प्रोविजन है ना उनके थ्रू हम इक्विटी जो लॉ है उसको समझने में काफ़ी हमें आसानी होती है। अब इसमें याद रखना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो होता है ना तो ऑब्लिगेशन को एग्जैक्टली फुलफिल कराने में होता है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने में काम आता है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? कई बार ऐसा होता है कि आपके जो डैमेजेस हुए, आपको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई पैसों के रूप में नहीं हो सकती, मॉनेटरी रूप में नहीं हो सकती। आपका ख्याल ये होता है कि आप मुझे कितने भी पैसे दे दीजिए, आपने जो डैमेज किया है मेरे साथ उसकी भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। आप अगर मुझे वही काम करके दे दे जिसके न होने पे मुझे डैमेजेस हुए हैं तब मेरी बात बने, तो आप या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करिए उसका, या आपकी ऑब्लिगेशन जो है ना उसको एग्जैक्ट उसी तरीके से फुलफिल करिए। ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब स्पेसिफिक रिलीफ का डायरेक्ट हम उठाते हैं, उसमें देखते हैं आगे क्या क्या बताया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जब आप डायरेक्ट देखेंगे उसमें सेक्शन 1 के अंदर सबसे पहले बताया गया है कि इस एक्ट को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कहा जाएगा। इस एक्ट के आने से याद रखिए 1877 का जो स्पेसिफिक रिलीफ था पुराना उसको हटा दिया गया है, वो ऑमिट हो गया है और ये नया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आया है। अब ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है? ये एक्सटेंड करता है होल इंडिया पे। 2019 से पहले आपको याद होगा अगस्त 2019 से पहले जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू होता था। लेकिन अगस्त 2019 से आपको अच्छे से याद होगा जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत जो राइट्स मिले हुए थे वो सब हमने हटा दिए थे और अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी हमारे जितने भी लॉज थे वो लागू होने लग गए थे। अब इसमें आगे बताया गया है कि ये एनफोर्स कब से होगा? ये एनफोर्स जब से होगा जब से सेंट्रल गवर्नमेंट बाय गजेट नोटिफिकेशन डिक्लेयर करे। तो गजेट नोटिफिकेशन निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया था कि 1 मार्च 1964 से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 2 के क्लॉज ए में बताया गया है ऑब्लिगेशन क्या होती है। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें बताया गया है कि इसके अंदर इंक्लूड होती है जितनी भी ड्यूटीज हैं जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है। फिर क्लॉज बी में बताया गया सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट में बताया गया है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो सक्सेसिव इंटरेस्ट है वो कैसे डिवॉल्व होंगे, उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, वो कैसे कैसे करके पास ऑन होंगे, ये होता है सेटलमेंट। इसमें यह बताया गया है कि सेटलमेंट के अंदर विल और कॉडिसिल इंक्लूड नहीं होते, जो इंडियन सेक्शन एक्ट के तहत बताए गए हैं वो इंक्लूड नहीं होते सेटलमेंट के अंदर। फिर क्लॉज सी में बताया गया ट्रस्ट क्या होता है। इसमें बोला है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ट्रस्ट को जो डेफिनेशन दी गई है वही डेफिनेशन यहाँ पे यूज की जाएगी। और यह भी बताया गया कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के चैप्टर 9 के तहत जो भी ऑब्लिगेशन ट्रस्ट के तौर पे यूज की जाएगी, जितनी भी ऑब्लिगेशन जो ट्रस्ट के नेचर में है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा ट्रस्ट के अंदर। आगे बताया गया ट्रस्टी कौन होता है। इसमें यह बोला गया है कि उसमें हर एक व्यक्ति इंक्लूड होगा जो कि प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के तौर पे अपने पास होल्ड कर रहा है। अब आगे बताया गया है कि इस एक्ट के अंदर जितने भी शब्द हैं जिनको अगर डिफाइन नहीं किया गया और उनकी डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत दी गई है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत जो डेफिनेशन है ना वही डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ की जाएगी। दोनों को इंटरकनेक्ट किया जाएगा और वहाँ की डेफिनेशन जो है वही डेफिनेशन यहाँ पे भी यूज़ की जाएगी और उसी सेंस में उस वर्ड का मतलब निकाला जाएगा। अब सेक्शन 3 के अंदर ये बताया गया है सेविंग्स के बारे में बताया गया है। इसमें ये बोला है कि इस एक्ट में लिखी हुई जितनी भी बातें हैं उनका मतलब ये नहीं निकाला जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कोई राइट्स हैं उनको हम रोक रहे हैं। मतलब ये नहीं माना जाएगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अगर आपने कोई राइट एनफोर्स करा लिया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपको जो राइट्स मिले वो आप एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो राइट है ना उसको रोक दिया जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत यूज़ करने से। आगे ये भी बताया गया कि इस एक्ट में लिखी हुई बात का ऐसा मतलब नहीं निकाला जाएगा कि इस एक्ट के आने की वजह से इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑपरेशन है तो वो खत्म हो जाएगा, वो रुक जाएगा, ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। अब सेक्शन 4 के अंदर यही बात करता है जो हमने पहले बात करी है। इसमें यह बताया गया है कि स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स जो उन्हीं को एनफोर्स कराने के लिए दिया जा सकता है, पीनल लॉज को एनफोर्स कराने के लिए नहीं किया जा सकता। अब आगे बात करते हैं हम रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहले सेक्शन 5 में बताया गया है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी।
उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन रिकवर करने का राइट है तो वो चाहे तो सिविल प्रोसीजर कोड के जो रास्ता है, सिविल प्रोसीजर कोड का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके भी अपना राइट जो है वो यूज़ कर सकता है और पोजीशन उस प्रॉपर्टी की पा सकता है। अब सेक्शन 6 में बताया गया सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके कंसेंट के बिना किसी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है, बिना किसी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को यूज़ किए, लॉ के ड्यू कोर्स को यूज़ किए बिना उसको डिस्पोजेस किया है, तो वो या कोई दूसरा व्यक्ति या जिस व्यक्ति के तहत उसने उस प्रॉपर्टी की पोजीशन ली है वो व्यक्ति सूट फाइल करके उस प्रॉपर्टी की पोजीशन अपने पास ले सकता है। भले ही वो जो सूट फाइल करेगा रिकवरी का उसमें कोई व्यक्ति कोई दूसरा टाइटल क्लेम करे। इसमें बोला है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपना कोई दूसरा टाइटल क्लेम करता है उसके होते हुए भी आप उस प्रॉपर्टी की पोजीशन तो क्लेम कर सकते हो सूट फाइल करके। अब इसमें कुछ प्रोविजंस बताए हैं, कुछ कंडीशंस बताई है। क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो ये बताया गया है कि डिस्पोजेशन से 6 महीने के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना होगा। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट आपको डिस्पोजेस करती है ना तो इस सेक्शन के तहत आप उनके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि इस सूट के जो भी डिक्री आएगी उसके खिलाफ ना तो अपील होगी, ना उस ऑर्डर की, ना उस डिक्री की रिव्यू की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें आगे ये भी बताया गया है कि इस सेक्शन में लिखी हुई बात किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे सूट के तहत अपना टाइटल उसके अंदर बताने के लिए या फिर पोजीशन वापस अपने पास लेने के लिए नहीं रोकता। वो व्यक्ति चाहे तो कोई दूसरा सूट फाइल करके उस प्रॉपर्टी पे अपना टाइटल भी सिक्योर कर सकता है और उस प्रॉपर्टी की पोजीशन भी वापस ले सकता है। यहाँ पे बस इतना सा बताया गया, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी की पोजीशन में था और उस पोजीशन से उसको अनलॉफुली निकाल दिया तो उसको वापस पोजीशन में दिलाया जाएगा, भले ही उस प्रॉपर्टी का मालिक वो था या नहीं था। अब सेक्शन 5 और 6 के अंदर कुछ डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 5 का जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है, वहाँ पे आपको सीपीसी के तहत अपने राइट्स फुलफिल कराने होंगे। यहाँ पे जो है वो एक समरी सूट होता है, ये छोटा सा सूट होता है। अब सेक्शन 5 के तहत जो सूट फाइल किया जाएगा ना वो टाइटल के ऊपर बेस्ड होगा। आपका उस प्रॉपर्टी पे टाइटल है, उसके बेसिस पे आप सूट फाइल कर रहे हैं। सेक्शन 6 में तो आप पोजीशन के बेसिस पे सूट फाइल कर रहे हैं। आपकी प्रीवियस पोजीशन थी, आपको विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ निकाला गया, इसलिए आप पोजीशन वापस ले रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 5 का जो सूट है ना उसकी लिमिटेशन तो है 12 साल की। आप 12 साल के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं डिस्पोजिशन से। सेक्शन 6 के तहत तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की लिमिटेशन पीरियड है, आपको 6 महीने के अंदर सूट फाइल करना होगा। ये 3 मेजर डिफरेंस है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के तहत। अब स्पेसिफिक रिलीफ के सेक्शन 6 के 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज लिख लीजिए आप, वो है बाबूराम वर्सेस बशीउद्दीन और यार मोहम्मद वर्सेस लक्ष्मीदास। इसमें ये बोला गया है आपको सेक्शन 6 की जो प्रोसीडिंग है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के बेसिस पे डिसाइड करनी है। आपके पास जो सूट आया है आपको सिर्फ पोजीशन के बेसिस पे डिसाइड करना है। पोजीशन जिसकी थी आप उसको दिलाएंगे, टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो उस व्यक्ति को पोजीशन में लाना होगा। सेक्शन 6 के तहत सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा देखना है। और आरसी इंदिरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का जो केस था उसमें ये बताया गया है ये जो रिलीफ है सेक्शन 6 के तहत वो मालिक के खिलाफ भी आप यूज कर सकते हैं। आप मालिक के खिलाफ भी जा सकते हैं कि मैं पोजीशन में था, मुझको विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के निकाला गया है। और आगे अब्दुल वर्सेस एनएम हाजी का भी केस था, उसमें ये बताया गया था कि उस व्यक्ति को जो क्लेम कर रहा है अपनी पोजीशन उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन प्रूव करनी होगी, उसको और कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी। उसको इतना सा प्रूव करना है कि मेरा इस प्रॉपर्टी में पोजीशन था और मुझे निकाला गया। सेक्शन 5 में तो बात की जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी की, सेक्शन 7 में बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। इसमें बोला गया है मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर किसी का पोजीशन का राइट है तो वो सीपीसी के तहत जो प्रोसीजर है उसके तहत भी अपना राइट जो है वो क्लेम कर सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि ट्रस्टी उस व्यक्ति के बेसिस पे केस फाइल कर सकता है जिसके लिए उसने वो प्रॉपर्टी अपने ट्रस्ट के तौर पे रखी हुई है। मतलब जो बेनिफिशियरी है ना उसके बिहाफ पे ट्रस्टी सूट फाइल कर सकता है। और एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है कि अगर स्पेशल और टेम्पररी राइट भी दे रखा है ना पोजीशन का उस मूवेबल प्रॉपर्टी में तो वो भी सफिशिएंट है इस सेक्शन के तहत सूट फाइल करने के लिए। मतलब मालिक ने सर्वेंट को भी अगर दे रखी है प्रॉपर्टी की स्पेशल पोजीशन तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पोजीशन तो दी गई ना उसकी बेसिस पे भी सूट फाइल किया जा सकता है। अब सेक्शन 8 में बताया गया है लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन्स एंटाइटल ऑफ इमीडिएट पोजीशन। इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी को अपने पास रखा हुआ है, उस प्रॉपर्टी की पोजीशन उसने रखी हुई है लेकिन वो ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तो उस व्यक्ति को कंपेल किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी की पोजीशन देने के लिए जो उस प्रॉपर्टी की पोजीशन का एंटाइटल्ड हो। उसके क्या क्या केसेस है आगे बात करते हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ सूट फाइल किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को कंपेल किया जा रहा है, उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को एज एन एजेंट और ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को अपने पास पोजीशन में रखा हुआ था। मतलब जो व्यक्ति सूट फाइल कर रहा है उसके एज एन एजेंट और
ट्रस्टी उसने उस प्रॉपर्टी को रखा हुआ था। आगे, अगर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी की पोजीशन क्लेम कर रहा है तो अगर उसको मॉनिटरी रिलीफ की बात की जाए तो मॉनिटरी रिलीफ उसको जो डैमेजेस होंगे ना उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी। ऐसे केस में उस प्रॉपर्टी की पोजीशन उसको दिलवाई जाएगी, या फिर उस प्रॉपर्टी के चले जाने से जो लॉस होगा उस व्यक्ति को वो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। उसका लॉस, उसका जो डैमेज है वो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। ऐसे केस में उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी की पोजीशन ही दिलाएगी, स्पेसिफिकली उसकी जो पोजीशन है वही दिलवाएगी कोर्ट। और जब प्लेंटिफ से उस प्रॉपर्टी की पोजीशन रॉन्गफुली ली गई है, जो व्यक्ति सूट फाइल कर रहा है उससे प्रॉपर्टी की पोजीशन रॉन्गफुली ली गई है, ऐसे केस में उस मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन को ट्रांसफर करने का सूट फाइल किया जा सकता है। अब आगे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जिस प्रॉपर्टी को क्लॉज बी और सी के तहत क्लेम किया गया है उसके संदर्भ में कोर्ट जो है वो क्या प्रिज्यूम करेगी। ये बताया गया कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करेगी कि उस प्रॉपर्टी के लॉस से जो डैमेज होगा उसका कंपनसेशन मनी के तौर पे डिसाइड नहीं किया जा सकता, या फिर उस प्रॉपर्टी का जो डैमेज है उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा। एक्चुअल जो डैमेज होगा ना उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा।